नमस्कार, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो चैप्टर है और जो बुक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार से कई बार से समस्या बनी हुई है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए। उन्होंने फाइनल अकाउंट की वीडियो मांगी है, जिसमें अब फाइनल अकाउंट का नाम तो आपको पता ही है, बदल गया है। अब इसका नाम ऐसे हो गया है कंपनी के वित्तीय विवरण, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी कहते हैं। इस चैप्टर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इन दोनों को हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि पहले हम जो बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, अब वह सिस्टम कंपनी में नहीं चलता है। कंपनी का अब शेड्यूल बदल चुका है। उसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में मेन हेड्स को लिख करके दिखाया जाता है और उसके जो सब हेडिंग के पार्ट होते हैं उनको वर्किंग नोट में नोट्स टू अकाउंट के नाम से दर्शाया जाता है। वहां से टोटलिंग करके सीधा बैलेंस शीट में उसके फुल अमाउंट को रख दिया जाता है। ऐसे ही हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी करते हैं। उसमें भी जो बहुत सारे आइटम्स होते हैं उनको एक जगह नोट्स टू अकाउंट में वर्किंग नोट के रूप में पहले हम लिख लेते हैं और उसके बाद वहां से उठा करके सीधा एक शॉर्ट में बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये कैसे संभव होगा और ये कैसे सवाल हम सॉल्व करेंगे, तो इसको समझने के लिए आपको देखना होगा। कुछ इसके फॉर्मेट्स को देखिए। जैसे कि पहले आप इसका फॉर्मेट देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है? यहां पर कंपनी का नाम होगा, कितनी तारीख को ये बैलेंस शीट बनाई जा रही वो लिखा जाएगा। पार्टिकुलर्स, पहले हमारी जो बैलेंस शीट होती थी वो एसेट्स लायबिलिटीज इस प्रकार से, यानी लायबिलिटीज एसेट्स के रूप में लिखी जाती थी। बाईं ओर हमारी लायबिलिटीज होती थी, दाहिनी तरफ एसेट्स होती थी। लेकिन बैलेंस शीट के प्रारूप को चेंज करके अब कुछ इस तरह से बना दिया गया है। वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था, अब ये वर्टिकल फॉर्मेट है। उसमें लायबिलिटीज और एसेट्स लिखते थे, तो इसमें हम पार्टिकुलर्स लिखेंगे। यहाँ नोट नंबर होगा। फिगर्स एट द एंड ऑफ करेंट रिपोर्टिंग पीरियड, यानी यहाँ पर करंट ईयर के डाटा यहाँ प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का जो रिकॉर्ड है उसके द्वारा दर्शाए गए। अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो उसको आपको यहाँ दिखाना है, नहीं है तो छोड़ देना है। जब हम इसको लिखेंगे तो ये दो भागों में बट जाएगा। पहला भाग तो हमारी जो लायबिलिटीज का पार्ट है, उस लायबिलिटीज की हेडिंग में सबसे मुख्य हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो कि कैपिटल के रूप में लिखी जाएगी। इसमें पहला भाग है शेयर होल्डर्स फंड्स। इसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये तीन भागों में बटा हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं शेयर कैपिटल की, शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर होते हैं और इसमें कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, ये सब भी होता है। तो उसका जिक्र वर्किंग नोट में किया जाएगा। उनका जो टोटल अमाउंट होगा शेयर कैपिटल का वही यहां पर लिखा जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तमाम चीजें आती हैं। तो इनकी वर्किंग कर लेंगे नोट्स टू अकाउंट में और वहां से जो अमाउंट टोटल होगा उसको हम यहां पर रख देंगे। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो बैलेंस शीट बड़ी छोटी हो गई है। पहले हम बहुत सारा रंगा इसमें लिखते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ लिखना है आपको सारा वर्किंग में दिखाना है और यहां पर आपको उस वर्किंग का टोटल अमाउंट जो कैलकुलेट करके आएगा उसको ही लिखना होगा। दूसरी हेडिंग में है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर ये नहीं है तो इसको नंबर 2 डालने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें नॉन करंट लायबिलिटीज को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग बैंक का लोन, डिवेंचर आता है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, टैक्स लायबिलिटीज में यानी प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह आते हैं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में हमारे आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ये हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं। इसके बाद चौथी हेडिंग में है करंट लायबिलिटीज, जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी कि कम समय के लिए, जो 12 महीने से कम समय के लिए लोन लिया जाता है वो आता है। ट्रेड पेबल यानी जिसे हम बिल्स पेबल बोलते हैं, उसमें बिल्स पेबल और क्रेडिटर
दोनों को जोड़ दिया जाए तो ट्रेड पेएबल बन जाता है। अदर करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या जो भी इंटरेस्ट वगैरह का, वेजेज का, किसी का भी आउटस्टैंडिंग है वो सब अदर करंट लाइबिलिटीज में चला जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या आएगा भाई, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स आता है ज़्यादातर, यहाँ भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ जो लिखेंगे यही चीज़ यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस गलत ही लिख दिया है, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटीज जो होती है वो 1 साल से ज़्यादा समय की होती है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जो होता है वह 1 साल से कम समय के अंदर हमें चुकाना होता है, इसीलिए हम उसके लिए पैसा रखते हैं, उसे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा, इसमें 4 हेडिंग काम कर रही है। इसी प्रकार से एसेट्स में चलते हैं, तो एसेट्स में भी ये सेकेंड पार्ट है, इसको आप देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट एसेट्स का है। इसमें नॉन करंट एसेट्स यानी अचल संपत्तियां आती हैं, जिसमें फिक्स एसेट्स जो कि स्थायी संपत्ति है, उसमें हमारे संपत्तियां 2 भागों में बट गई हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स में हमारी बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर वो संपत्तियां आती हैं जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। इनटेंजिबल में वो संपत्तियां आती हैं जो आंखों से दिखती नहीं है, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस प्रकार की चीज़ें इनटेंजिबल एसेट्स में आ जाती हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पर लिखा है, अगर वर्क इन प्रोग्रेस में चालू जो माल होता है, चालू माल का मतलब होता है जब मशीनें चल रही होती हैं उस दौरान प्रोसेस में लगे हुए माल को हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, यानी स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस या गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस, इस प्रकार की। हालांकि ये चीज़ें हमें देखने को सवाल में नहीं मिलती हैं। इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलप्ड, अदृश्य संपत्तियां जो कि अभी रनिंग में है, ये भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, फिलहाल हेडिंग में है। इसके बाद आता है बी में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर विनियोग आता है, विनियोग जो लिखा होता है उसी को ही हम यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। डिफर्ड टैक्स एसेट्स, डिफर्ड टैक्स एसेट्स में उन संपत्तियों को रखा जाता है, उन टैक्सेज को रखा जाता है जो हमारे पास आवश्यकता से अधिक हो जाती हैं, जिनका हम राइट ऑफ बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे करते हैं। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज में उनको रखा जाता है जो हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, लोन के रूप में किसी को दिया है, जिसका समय 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है। अदर नॉन करंट एसेट्स में बहुत सारी ऐसी संपत्तियां भी आ सकती हैं जिनके बारे में हमें पता तो है, परंतु वो कई टुकड़ों में है, कई नामों में है, तो उन सारे नामों की एक जगह वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग करके जोड़ के उन सभी संपत्तियों को नॉन करंट एसेट्स के नाम से डाल देते हैं। इसके बाद अभी तो करंट एसेट्स भी बाकी है, यहाँ पर आएंगे करंट एसेट्स में हमारी प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी ये सब नहीं आएगा, वो संपत्तियाँ आएंगी जिनका पैसा हमें 1 साल के अंदर प्राप्त हो जाएगा। जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कहीं पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया है वो 1 साल में बेच बाच के पैसा हम ले लेंगे। इन्वेंट्री, गोदाम में रखा हुआ माल इन्वेंट्री है। ट्रेड रिसेबल में हमारे डेटर और बिल्स रिसेबल दोनों को जोड़ दिया जाए तो ट्रेड रिसेबल बन जाता है। कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश और बैंक का टोटल है, इसमें करंट इन्वेस्टमेंट को भी टोटल कर दिया जाता है ज़रूरत पड़ने पर, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तब। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, ये शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज वो हैं जो हम किसी कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूशन में, कहीं भी हमने जमा किया है जहाँ पर वह पैसा हमें 1 साल के अंदर वापस मिल जाएगा। अदर करेंट एसेट्स में हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सब आता है। इस प्रकार से ये बैलेंस शीट का पहले तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना होगा, इसके बाद तभी आप बैलेंस शीट में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट होता है वह भी समझना जरूरी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो बनता है, पहले तो हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग दोनों मिक्स करके बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो फर्स्ट पार्ट है उसको लिखेंगे। इसमें अगर अदर इनकम है, जैसे कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है,
इंटरेस्ट रिसीव्ड है। अगर कोई भी रकम प्राप्त हो रही है तो अदर इनकम में हम उन सभी को जोड़ करके इकट्ठा करके यहाँ लिख देंगे और इन दोनों को जोड़ करके टोटल रेवेन्यू हमारा आ जाएगा। अगर मान लीजिए अदर इनकम नहीं है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यही लिखा जाएगा, फिर टोटल रेवेन्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेंसेज को कई भागों में बांटा गया है। एक्सपेंसेज के अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेज, इतनी हेडिंग में डला हुआ है और ये पैसा इतना ही डालते हैं। इसके बाद हम ये जो फोर्थ नंबर है और ये जो थर्ड नंबर है, थर्ड वाले में से फोर्थ को यानी ये टोटल खर्चों को घटा देंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वह प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त हो जाएगा। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी टैक्स से पहले की कमाई, उसमें हम इनकम टैक्स घटा देंगे तो इनकम टैक्स घटाने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। यहीं पर सवाल नहीं रुकेगा, सवाल आगे भी चलेगा। लेकिन अब आगे क्या क्या होगा, जैसे प्रपोज डिविडेंड आ गया, इंटरिम डिविडेंड आ गया, इसी प्रॉफिट में से हमने जनरल रिजर्व में भी पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे सवाल करते समय। ये मेन फॉर्मेट था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। अब इसके क्वेरीज क्वेश्चंस को कैसे हम हैंडल करेंगे, चलिए इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 की सहायता से समझेंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम यहाँ लिखा हुआ है। हालांकि अदर इनकम में इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट है, दोनों जोड़ के ये लिख दिया। फिर इन दोनों को जोड़ करके टोटल रेवेन्यू आ गया। फिर एक्सपेंसेज में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक, परचेज को जोड़ा गया, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को घटाया गया तो टोटल यहाँ पर लिख दिया गया। ऐसे ही स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेज में आगे के जितने भी खर्चे होंगे उनका नाम डालेंगे, आउटस्टैंडिंग होगा तो उनको जोड़ते जाएंगे। जितने भी खर्चे होंगे सभी को यहाँ पर, अगर उनमें वर्किंग है तो यहाँ जोड़ घटाव है, प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है तो उनको जोड़िए घटाइए, फिर यहाँ पर लिखिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं तीसरा नंबर टोटल रेवेन्यू है, चौथा नंबर हमारा खर्चा है। अब टोटल रेवेन्यू यानी जो हमारा खर्चा है और जो हमारी इनकम है दोनों को डिफरेंस करेंगे, यानी हम तीसरे में से चौथे को घटाएंगे तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, इस नाम से इसको लिखा जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 49,171 हमारा प्रॉफिट आया है, यहाँ पर 41,911 रुपये का प्रॉफिट और आया है जो पिछले साल का है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में ही लिखा होता है लास्ट ईयर का। जैसे यहाँ पर लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस पिछले साल का 41,911 ये रहा। इसको हम बैलेंस शीट के प्रीवियस ईयर वाले इधर वाले कॉलम में लिख देते हैं। और ये जो प्रॉफिट आया 49,171 ये आया है हमारा 2,67,145 में से हमने ये सारे खर्चों को घटा दिया। घटाने के बाद यहाँ तक के 21,700 तक के खर्चों को घटाया है, तब हमें जा कर के ये 49,171 रुपये का प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। अब इसमें इन्होंने कहा कि एक्सेप्शनल आइटम भी घटाना होगा, तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम घटाएंगे। यहाँ पर जो एक्सेप्शनल आइटम है वो क्या है, वो है प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, कंटिजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड। ये तमाम जितने भी चीज़ें हम प्रॉफिट में से ट्रांसफ़र करते हैं उन सभी को एक्सेप्शनल आइटम्स के नाम से लिख देते हैं। और ये 2, 3 ये तीनों को हम 49,171 में से घटाएंगे तो 12,171 आएगा। इसका मतलब हमने यहाँ पर पाँचवें में से छठे पॉइंट को, यानी पाँचवा ये है, छठा ये है, ये जो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल आइटम से पहले आया है इसमें से पाँचवा नंबर का एक्सेप्शनल आइटम, जो छठे नंबर के एक्सेप्शनल आइटम को घटा देंगे तो 12,171 आएगा। जबकि पिछले साल का वही है, पिछले साल का कोई हमारे पास प्रॉफिट के अलावा डाटा जो दिया नहीं गया है तो हम उसको ऐसे ही उतारते चलेंगे। जब इसका प्रॉफिट आएगा उसी के सामने हमारा ये वाला पिछले साल का भी प्रॉफिट चलता रहेगा। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो होता है वह व्यापार से हटके होता है। अगर वो खर्चा हुआ है तो घटाया जाएगा, नहीं खर्च हुआ है तो नहीं घटेगा। हालांकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बहुत कम ही होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7th में से हम यहाँ पर 8th को यानी 7वें में से 8वां घटाएंगे तो भाई 8वां तो कुछ है ही नहीं, घटाओगे क्या, यही यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और पिछले साल का जो प्रॉफिट है यहाँ सामने चलेगा।
इसके बाद इनकम टैक्स, जो टैक्स एक्सपेंसेज है वो 10वां पॉइंट है। इसमें टैक्स वगैरह होगा तो घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा। फिलहाल सवाल में टैक्स नहीं है तो नहीं घटाया गया। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आ गया है। आप सवाल को चाहे तो यहाँ रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हैं तो आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इन सबको आप छोड़ दीजिए। आप जो है लास्ट में आ जाइए 15 नंबर के पॉइंट पर। 15 नंबर में लिखा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। लिखने के बाद आपको यही प्रॉफिट यहाँ पर लिख देना है और यहीं पर आप मैटर को क्लोज कर दीजिए। आपका ये सवाल का जो बैलेंस है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है, यहीं पर रुक जाएगा और ये एक्चुअल प्रॉफिट मान लिया जाएगा। इस प्रकार के सिस्टम को थोड़ा समझने के लिए आपका दिमाग हो सकता है कंफ्यूज हो रहा हो, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कंफ्यूजन आपके दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि जब आप सवाल बनाएंगे, सवाल को पहले आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। एक दो सवाल आप पहले आप जो है यूट्यूब पर हम सवाल बनाने चलेंगे। अभी इस वीडियो में हमने इस एग्जाम्पल पर ही रोक दिया है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। लेकिन अगली जो वीडियो हमारा सेकंड आने वाला है, उस सेकंड वाले क्वेश्चन में हम आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ये वाला, इसको हम बहुत अच्छी तरह समझाएंगे और आपको बताएंगे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 हमारे पास जो बुक है ये तो आपको पता ही है, ये बुक है रीडर्स चॉइस की और ये शायद सभी को पता है और ये सबसे ज़्यादा यूपी बोर्ड में चलने वाली पुस्तक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। अब हमने फाइनल अकाउंट को यानी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर की शुरुआत कर दी है और इसकी वीडियो आप तक लगातार कंटिन्यू एक एक करके स्लोली जाता रहेगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखा करें, ज़रूरत पड़े तो इसको 2-3 बार देखिए। जब तक पूरी तरह समझ में ना आ जाए तब तक इसको आप छोड़िए मत। सबसे ज़्यादा नंबर का ये चैप्टर है। अगर ये सवाल आता है तो आपको बहुत अधिक मार्क्स मिलेंगे और इस चैप्टर से थ्योरी भी पूछी जाएगी। हालांकि थ्योरेटिकल पार्ट अभी हमने समझाया नहीं है, साथ में थ्योरेटिकल पार्ट को भी हम समझाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एग्जाम्पल से हटकर, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे साथ अगली वीडियो में अवश्य देंगे और इस तमाम वीडियोज को कंटिन्यू देखेंगे भी और लोगों को शेयर भी करेंगे, जिससे और छात्रों का भी भला होगा।